हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज एक बार फिर हम लोग बिहार 2022 में मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज 2 लेकर हाजिर हुए हैं, जिनको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें कुल 80 प्रश्न होंगे, जिसका जवाब हम लोग आज देखेंगे। तो बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। यानी कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था उस समय इसका विरोधी देश कौन सा था। तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाल्वेराइन एक संस्था थी। जाल्वेराइन नामक एक संस्था थी और ये संस्था किनकी थी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाल्वेराइन जो संस्था थी वो एक प्रकार के व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। यानी कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। यानी कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग आपका रूस में हुआ। सबसे पहले कहाँ किया गया था, रूस में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यानी कि दिए गए ऑप्शनों में से एक सही है। जब अंतिम युद्ध समाप्त हुआ था उस समय राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के वो थे आपके निक्सन, राष्ट्रपति निक्सन, जो उस समय युद्धों पर उन लोगों ने विराम लगाया और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गद्दर पार्टी की स्थापना आपके ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाला हरदयाल ने की थी और ये 1913 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। यानी कि कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे प्रतियोगी हो और उद्यमी हो, यानी कि उससे आपका विकास बढ़े। तो उस तरह की जो लागू की गई थी वो थी आपकी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। यानी कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसके द्वारा आप किसी भी वस्तु को खरीद या विक्रय कर सकते थे और उसकी गिनती करना बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। यानी कि आधुनिक काल में जो औद्योगिक इकाई थी वो किसको गंभीर रूप से प्रभावित किया था। तो वो हो जाएगा आपका शहरीकरण। क्योंकि औद्योगिक लगने से गांव के लोग शहरों की तरफ मुड़ने लगे, वहाँ जाकर वो लोग अपना निवास स्थान बनाकर वहीं रहने लगे और काम करने लगे, उसने क्या किया, औद्योगिकरण ने शहरीकरण को जन्म दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस समय ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था। यानी कि आज़ादी के बाद कोई भी आपत्तिजनक समाचार पत्र में विषय नहीं बन सकता था या नहीं निकाला जा सकता था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। यानी कि आपत्तिजनक बातें आप ना लिख सकते हैं और ना ही उसे छाप सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम बनाने में आपको जो खनिज इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका बक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है।
तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा लगभग 150 करोड़ के आसपास है, हालांकि इसमें मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, लेकिन इसमें है। तो लगभग मान के चलिए 100 से 150 करोड़ के बीच आप में देश का मतलब देश में कुल तांबे का भंडार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, यानी कि जो प्राकृतिक खनिज है उसमें किसका भंडार एकदम कम है या सीमित कह सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा क्या, ए, कोयला एक खनिज है जो जिसका भंडार सीमित है और ये कभी भी समाप्त हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी कि कहाँ या किस जगह पे यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा में। यानी कि जादूगोड़ा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उपयोग जो कह सकते हैं कि उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना, यानी कि किस राज्य में सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादित की जा सकती है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी का विस्तार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न ये पूछा गया कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते, ये किसने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था, यानी कोसी नदी घाटी परियोजना कब बनाना या बनना शुरू हुआ था। तो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 1955 ईस्वी में इस नदी घाटी परियोजना का बनाना या इसका परियोजना कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, दरभंगा में है। कहाँ है, दरभंगा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हम देखेंगे। कह रहा है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, यानी कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बनाने वाला वो कौन सा राज्य है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हालांकि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ पे दलित और महादलितों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए बिहार एक नई पहचान बना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखने हैं, नस्लों का आधार क्या है। नस्लों का आधार क्या है, तो नस्ल के आधार पर जीव शास्त्री को देखते हैं, यानी कि हम जानवरों को नस्ल के आधार पर बांटते हैं और जाति के आधार पर हम लोग किसको बांटते हैं, मनुष्य को बांटते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा कि जाति के आधार पर मनुष्यों को बांटा जाता है और नस्ल के आधार पे जीव शास्त्रियों को यानी कि जानवरों को बांटा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है आपका उप मुखिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, यानी कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो था वो किस वर्ष में यानी कि शुरू हुआ या किस वर्ष में लागू किया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार की प्राप्ति हुई, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 में आपका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था,
यानी कि लगभग 2 वर्षों तक चला था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसको हम लोग छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, या उसको छात्र आंदोलन नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसका आंसर आपका सही होगा, वो होगा आपका आंसर डी, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। हालांकि चिपको आंदोलन शुरुआत में पेड़ों को काटने से प्रतिबंधित था, लेकिन इसके आड़ में आर्थिक शोषण के लिए भी आंदोलन चलाए गए और शराबखोरी की भी आंदोलन चलाने लोग शुरू कर दिए। ठीक है, इसलिए इसमें किसका संबंध नहीं है, तो हो जाएगा आपका कांग्रेस पार्टी से। अगला प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न कहता है, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, यानी कि लोकतंत्र की जो परिभाषा दिया जा सकता है वो होगा आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था है, आर्थिक भी आदर्श है और विशेष मनोवृत्ति है। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि उपयुक्त तीनों, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ये आपका सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कहता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने ये डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में इसको प्रयोग किए थे, या इनके बारे में बताए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सतत विकास का उद्देश्य है, यानी कि सतत विकास का जो उद्देश्य है केवल किसके लिए है? केवल अपने लिए। ठीक है, अपने लिए इसलिए कि जब आप विकास करेंगे तो आपका देश भी विकास करेगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगला प्रश्न कह रहा है कि नरेगा एक प्रकार का कार्यक्रम है। नरेगा या मनरेगा जो किस आधार पर चलता है, वो है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, जो कांग्रेस के काल में नरेगा, या हम लोग कह सकते हैं कि मनरेगा, मनरेगा जो है वो आपका शुरू किया गया था, जिसमें गांव के गरीब लोगों को या वैसे लोग जो गांव में अपना निवेश करते हैं, वो एक छोटी मोटी नौकरियां यानी कि दिहाड़ी के तौर पे नरेगा के अंतर्गत कार्य कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय किसके तुल्य होता है या बराबर होता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपभोग व्यय और विनियोग के योग से, यानी कि जो उपयोग के लिए खर्च करते हैं वो, और विनियोग के योग जो आप निवेश करते हैं, उनके योग को मिलाकर राष्ट्रीय आय समतुल्य होते हैं। यानी कि जितना राष्ट्र का आय होता है उतना आप अपने जीवन में जितने भी प्रकार के खर्च करते हैं जो टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, उन दोनों का जोड़ आपका ही क्या होता है? समतुल्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? ध्यान से देखिएगा, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कर्नाटक। बिहार जो राज्य पिछड़े में आते हैं, यानी कि उनकी स्थिति सही नहीं है, इसलिए उन राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसलिए आपका कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो हालांकि जानते हैं कि पिछड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य है वो है आपका बिहार, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, यानी वह कौन सी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्धारित करती है या बताती है, वो हो जाएगा आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेखा जोखा रखती है, सामान के जो दाम विक्रय जितने भी चीज़ें फंड जो देने का कार्य करती है वो कौन करती है, विश्व बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से क्या है, कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। यदि कोई ऐसा शिकायत जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है और 1 करोड़ रुपए से कम है, तब आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका राज्य आयोग। यदि 20 लाख रुपए से कम है तो आप जिला में जा सकते हैं, यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आप राष्ट्रीय आयोग के पास जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि नदियों में कब बाढ़ आते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब बारिश अधिक होती है तब नदियों में पानी जमा होता है, जब ज़्यादा पानी होने से बाढ़ का रूप ले लेती है, इसलिए नदियों में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, यानी कि महासागर की तली पर जो कंपन होता है उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप्स जो था वो आपके ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1907 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 1907 में इन्होंने क्या किया था, टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि इंग्लैंड में जितने भी वयस्क लोग थे उनको अधिकार यानी कि वोट देने का सबसे पहले कब शुरू हुआ था, तो वो हो गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी लोगों को मताधिकार देने का सूचना जारी किया गया था कि जो भी व्यक्ति योग्य हैं वो अपना मताधिकार लोगों को दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कानून पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कहता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। ठीक है, जूट मिल, भारत में पहली जूट मिल कहाँ मतलब बनाया गया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कलकत्ता में सबसे पहले जूट मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, यानी कि कौन से ईस्वी में कोयला का उत्पादन या कोयले निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो हो जाएगा आपका 1814 ईस्वी में, यानी कि 1814 ईस्वी में सबसे पहले कोयला उद्योग का निर्माण या कि कह सकते हैं कि खनिजों का खनन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार क्या हुआ, कब हुआ। ठीक है, स्पिनिंग जेनिंग एक प्रकार की मशीन है जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1777 हो जाएगा, 1777 ईस्वी में। ठीक है, 1777 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, आविष्कार किया गया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई, यानी कि बम्बई में सबसे पहले मिल कब लागू किए गए थे, तो हो जाएगा आपका 1854 ईस्वी में मिलों की स्थापना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई थी, तो हो जाएगा आपका 1910। हालांकि टाटा जो स्टील कंपनी थी उसने 1907 में स्थापित हुआ और उसके ठीक 3 साल बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो टाटा कंपनी के द्वारा संचालित की गई थी, यानी कि उसकी स्थापना की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार आपके जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, आपका जेम्स वाट ने। ठीक है, हालांकि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार इससे भी पहले लोगों ने किया था। ठीक है, लेकिन जब जो रेल इंजन बनाया गया था जो सबसे वाष्प चालित पर चलने वाले था वो था क्या, आपका जेम्स वाट। ठीक है, अगला प्रश्न है 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि कब चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि लंदन में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई, तो वो हो जाएगा आपका 1919 में अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून आपका 1948 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था, तो मजदूर संघ अधिनियम आपका पारित हुआ था वो हो जाएगा 1926 ईस्वी में। ठीक है, कब पारित हुआ था, 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो स्प्रिंग जेनी का आविष्कार आपका जेम्स हनीब्स ने किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, जेम्स हनीब्स ने स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि पावर लूप का आविष्कार किसने किया था, तो हो जाएगा एडमंड कार्टेराइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एडमंड कार्टेराइट ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि स्प्रिंग जो म्यूल का आविष्कार किसने किया था, एक स्प्रिंग जेनी थी और एक स्पिनिंग म्यूल, और इसका आविष्कार आपके क्या आ जाएंगे, हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने स्पिनिंग म्यूल का भी आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार अभी हम लोगों ने पढ़ा, वाष्प इंजन या वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी, यानी कि अनिवार्य प्राथमिक, हर किसी को कम से कम प्राथमिक तक की शिक्षा लेनी है, और ये कब लागू हुआ था, तो हो जाएगा आपका 1870 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, अगला प्रश्न हमारा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग का ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी ने शोषण किया है, या यूँ कहा जा सकता है कि सभी लोगों ने इसका शोषण किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न नंबर कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, यानी कि वह कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि
आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो वो हो जाएगा आपका शहरीकरण। यानी कि जब औद्योगिकरण का निर्माण शुरू हुआ तब जो छोटे छोटे गांव या जगह थे वो शहरों में बदल गए और धीरे धीरे महानगरों में बदल गए। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा कि एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। यानी कि मुद्रा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है मुद्रा के ही प्रति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? यानी कि अस्थायी कृषि से किस प्रकार की जमा, यानी कौन सी चीज़ों को हम लोग जमा कर सकते थे और क्या संभव हुआ? वो हो जाएगा आपका संपत्ति। यानी कि अस्थायी कृषि का जो प्रभाव था वो संपत्ति के जमाव से संभव हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि शहरों को आधुनिक, या कह रहा है कि आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? यानी कि शहर के जो भी व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के क्षेत्र में माने जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत। जो भी व्यक्ति शहरों में निवास करते हैं उनको विस्तृत क्षेत्र के में माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि समांती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ी? यानी कि समांती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी कि शहरों में किस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया गया था? वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति जो थी वो क्या किया गया था? लागू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनाज रखने के लिए। यानी कि पटना का गोलघर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था जो कि अनाज रखने के लिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो हो जाएगा आपका पटना। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो पुस्तक है वह किसकी रचना है? तो हो जाएगा मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? यानी कि पटना में गोलघर कब बनाया गया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी में पटना के गोलघर का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया था? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1856 ईस्वी में राल्फ चीप पटना आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पाटलिपुत्र किस समय मगध की राजधानी बनी? यानी कि पाटलिपुत्र किस समय मगध की राजधानी बनी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयन। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उदयन के समय पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? यानी कि सबसे पहले भूमिगत यानी कि जमीन के नीचे चलने वाले रेल का कब शुरू किया गया था? तो वो हो जाएगा आपका 1863 ईस्वी में, जो कि लंदन, यानी कि लंदन में शुरू किया गया था भूमिगत रेल सबसे पहले, क्योंकि जब वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी तो लोगों को आने जाने की दिक्कत से ये लंदन में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सेम वैसे ही है, कह रहा है कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम कहाँ विकास हुआ या कहाँ शुरू किया गया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लंदन में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा शहर आपका लंदन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म लगभग 1666 ईस्वी के करीब हुआ था। ठीक है, यानी कि 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहर में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा यहूदी। यहूदी बस्तियों के लिए घेटो शब्द का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का 80 क्वेश्चन जो मॉडल टेस्ट सीरीज था ऑब्जेक्टिव का समाप्त होता है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं वो उनका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में।